हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईसीएआर हो, जनरल कंपटीशन है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये तो पूछा ही जाता है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है यार, कि आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर एक क्लास में सेल के बारे में तो पढ़ते ही हो। तो बात आती है यार कि ये जो सेल वर्ड है ये आया कहाँ से। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, छोटा सा रूम, स्मॉल रूम। सेल कहाँ से आया, ये जो आपका सेल वर्ड है ये कौन सा लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से। और इसका मतलब क्या है, स्मॉल रूम। क्या मतलब है, स्मॉल रूम इसका मतलब है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को क्या बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, बात आती है कि सेल को ही क्यों बोला गया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला गया यार, क्योंकि ये सेल ही था जो कि सारे बेसिक फंक्शंस को शो कर रहा था। बाकी जो भी मिले वो बेसिक फंक्शंस को शो नहीं कर रहे थे। तो सेल के लिए एक और वर्ड यूज किया गया, क्या कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। सेल के पास कैपेसिटी होता है कि वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकता है बहुत फास्ट। जैसे बैक्टीरियल सेल है, वायरस का सेल है, वो बहुत ज़्यादा तेजी से डिवाइड करता है। जैसे हम लोग यार, हमारे पेरेंट्स कौन, मेल या फीमेल मिल के क्या बोल करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और उनसे क्या हो, डेवलप होते हैं हम। तो जो हम डेवलप हो रहे हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, सेल ही तो बन रहा है। जाइगोट, गैमीट, जो भी फर्टिलाइजेशन सारे का सारा किसका खेल है, सेल का खेल है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को और क्या बोलते हैं हम, सेल को और क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं सेल को। इस वजह से सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। और सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं यार, सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके। स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। ठीक। और मैंने क्या बोला एक वर्ड कि सेल को ही क्या बोलते हैं हम, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो यार, बायोलॉजी कहने का मतलब ही क्या है कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। फिर बात आती है कि ये सेल क्या है हमारे अंदर। What is a cell in biology? What is a cell in our body? Our means human body. तो सेल के लिए फिर वही हम लाइन यूज करेंगे क्या, कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ। फिर बात आती है कि ये जो सेल वर्ड हम बार बार बोल रहे हैं, इसके डिस्कवरी के पीछे कौन है, किसका हाथ है। तो अगर आप सिंपल सा लिविंग सेल का बात करोगे तो एंटन वॉन ल्यूवेनहेक साहब, जिनको नॉर्मली ल्यूवेनहेक साहब बोल के बुलाया जाता है, तो वही जिम्मेदार है किसके पीछे, लिविंग सेल के पीछे। कौन, एंटन वॉन ल्यूवेनहेक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। देखो यार, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। हु डिस्कवर्ड द सेल अलग है, पर हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल अलग है। आपसे कोई पूछे कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आप रॉबर्ट हुक का नाम लेते हो। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तो आप किसका नाम लोगे, एंटन वॉन ल्यूवेनहेक का। फिर बात आएगी, तो पहले लिख लेते हैं यार, इसको मैं मिटा दूं पहले। तो बात करते हैं कि सेल के डिस्कवरी के पीछे किनका हाथ है। तो कोई पूछे आपसे कि लिविंग सेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, किसका, लिविंग सेल का डिस्कवरी के लिए कौन जिम्मेदार था। तो मैंने आपको पहले बोला था कि ध्यान रखना है क्या, कि अगर आपसे कोई पूछे कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आप किसका नाम लेते हो, रॉबर्ट हुक का। हु डिस्कवर्ड द सेल वाला, आप किसका नाम लेते हो, रॉबर्ट हुक का। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तो आप क्या बोलोगे, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। किसका नाम लोगे, एंटन वॉन ल्यूवेन हुक साहब का।
एंटन वॉन ल्यूवेनहुक साहब का, LEEUWENHOEK। तो इन्होंने पहले क्या देखा था? फर्स्ट सॉ लिविंग सेल। पहले इन्होंने क्या देखा था? लिविंग सेल। फिर बात आती है यार कि ये जो सेल है हमारा, इसका तो डिस्कवरी किसने कर दिया? एंटन वॉन ल्यूवेनहुक का। तो एक और साइंटिस्ट है, कौन? रॉबर्ट ब्राउन साहब। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो तुम सेल 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 चिल्ला रहे हो, इसके अंदर भी एक और प्रेजेंट होता है, क्या? न्यूक्लियस। तो उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? देखो यार, ये हमारा क्विक रिवीजन सीरीज है, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, इसलिए मैं यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लेना अच्छा समझता हूं। तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका कॉन्सेप्ट दिया? न्यूक्लियस का। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? डिस्कवर्ड। किसका डिस्कवरी किया? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया उन्होंने। अब बात आती है यार कि सेल का टाइप। देखो क्वेश्चन एग्जाम में आपका यही पूछता है, हु डिस्कवर्ड द सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। फिर एक और आता है क्या कि हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। जब बात यार प्रोटोप्लाज्म की आती है, किसकी? प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर से क्या? साइटोप्लाज्म के अंदर से माइनस क्या कर देना है? सेल ऑर्गेनेल्स को। किसको? सेल ऑर्गेनेल्स को। मतलब कि लिक्विड पार्ट ऑफ सेल इज नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। जो लिक्विड पार्ट होगा सेल का, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या? लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये बात ध्यान में रखना है आपको। और इस प्रोटोप्लाज्म टर्म को देने वाले कौन थे? पुरकिंजे साहब। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो पुरकिंजे फाइबर का नाम लेते हैं, वैसे ही ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है, इसको कॉइंड किसने किया था? पुरकिंजे साहब ने। किसने? पुरकिंजे साहब ने। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम यार। मैं सेल वॉल का भी लिख दूं। सेल और सेल वॉल के लिए जिम्मेदार कौन थे? सेल और सेल वॉल के लिए जिम्मेदार कौन थे? रॉबर्ट हुक साहब। कौन? रॉबर्ट हुक साहब। कब? 1665 में। ठीक, ये याद रखना है आपको, कब? 1665 में। और ये जो लिविंग सेल का कॉन्सेप्ट दिया था एंटन वॉन ल्यूवेनहुक साहब ने 1674 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है, आप इसको नोट करेंगे। फिर हम क्या देखने वाले हैं कि सेल का टाइप कितना होता है, टाइप्स ऑफ सेल्स, या फिर बोल सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन से हैं। तो बहुत तरह के सेल है यार हमारे ह्यूमन बॉडी में। अगर तुम लार्जेस्ट सेल की बात करो हमारे अंदर, तो वो कौन है? ओवम। वो मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। और स्मॉलेस्ट सेल की बात करोगे तो वो कौन है? स्पर्म। स्पर्म को भी हम क्या बोलते हैं यार? मेल के अंदर होता है और फीमेल के अंदर क्या होता है? तुम्हारा ओवम। तो हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर जो लार्जेस्ट सेल है इन द ह्यूमन बॉडी, वो कौन सा है? ओवम। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्पर्म। तो इसको भी लिख ही लेते हैं यार, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या? मैं यहाँ पे इसको रेड पेन से लिख देता हूं कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये यार क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी सॉरी, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो तुम क्या बोलोगे? फीमेल का जो एग होता है, या फिर उसको ओवम भी बोलते हैं। और तुमसे कोई पूछ दे कि तुमने तो हमें बता दिया कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, जरा स्मॉलेस्ट सेल बताओ। चलो हम स्मॉलेस्ट सेल यहाँ पर लिख लेते हैं, बोर्ड मेरा छोटा है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे तुम आंसर क्या दोगे? यहाँ पे बोलोगे कि स्पर्म जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल है हमारे बॉडी का। लो, मैं इसको भी ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं। तो इस बोर्ड पे तुम्हारे लिए कितने क्वेश्चन है? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं तुम्हारे लिए। तो जल्दी से इसको नोट करोगे, फिर आगे की हम बात करते हैं। देखो यार, ये जो हमारे लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा मैंने बोला? ओवम। और स्मॉलेस्ट सेल मैंने कौन सा बोला? स्पर्म।
इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे ब्रेन के अंदर भी जो नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं या फिर उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। एक और बात हमें याद आ गई यार अभी आपको बताते बताते, जैसे सेल को हम बोलते हैं क्या कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ का, वैसे ही न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं कि न्यूरॉन्स हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे क्या कि मैं यहीं पे लिख देता हूं, न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सॉरी गाइज, तो मैंने क्या बोला कि न्यूरॉन्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसके, नर्वस सिस्टम के, और इनको भी हम क्या बोलते हैं, हेपाटोसाइट्स। क्या बात सही है? बिल्कुल नहीं। हेपाटोसाइट्स किसको बोलते हैं, हेपाटोसिस्ट बोलो या फिर हेपाटोसाइट्स किसको बोलते हैं हम, लीवर के सेल्स को। लीवर के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हेपाटोसाइट्स, और किडनी के सेल्स को क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन्स। तो यार बहुत सारी चीजें अभी देखो, नर्वस सिस्टम का कौन हो गया, न्यूरॉन्स, वैसे ही लीवर सेल्स का कौन होता है, हेपाटोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपाटोसाइट्स। और अगर बात करें हम किडनी के सेल्स की तो उनको क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन्स। किडनी के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। तो ये आपके अगर एनसीईआरटी की बात करोगे तो अलग अलग दे रखा है। मैं आपको एक जगह पे बता दे रहा हूं क्या कि अगर आपसे कोई पूछे कि लीवर सेल्स का बेसिक यूनिट कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, हेपाटोसाइट्स। आपसे कोई पूछ दे कि किडनी का बेसिक सेल कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, नेफ्रॉन। आपसे कोई पूछ दे कि नर्वस सिस्टम का कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, न्यूरॉन्स। और आपसे कोई पूछ दे कि हमारे पूरे बॉडी का कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, सेल। फिर बात आती है, मन में क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि सेल को ही क्यों बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरे किसी को क्यों नहीं बोला गया, सेल को ही क्यों बोला गया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि यार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। इसलिए सेल को कंसीडर्ड किया गया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैं फिर बोल रहा हूं, आपसे कोई पूछे कि बताओ सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला गया तो आप क्या बोलोगे कि देखो यार जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है, सारे के सारे किससे बने हुए हैं, हमारे सेल से। और यही वो सेल है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन को शो करता है। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। बात आती है कि इस सेल का फंक्शन क्या है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आपसे क्वेश्चन लिमिटेड ही पूछे जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है लंबा लंबा पैराग्राफ याद करने का। मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं या फिर आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उससे आपका सारा काम हो जाएगा। सो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बात आती है क्या यार कि इस सेल का फंक्शन क्या है, सेल का फंक्शन क्या है। तो हमारे बॉडी में क्या है, हमारा बॉडी क्या एक सेल से बना हुआ है। अच्छा बताओ हम लोग यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, क्या है यार, सोचो सोचो क्या है, मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जो वर्ड है यूनिसेलुलर, ये जो वर्ड है आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, वर्ड में ही क्या छुपा हुआ है। यूनि का मतलब क्या होता है, वन, मतलब सिंगल सेल। क्या, सिंगल सेल। देखो बेसिक बातें हैं लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने लिख रखा है। और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि मैनी सेल से बना हुआ है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि मैनी सेल्स से बना हुआ है। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या है, बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं और हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट फंक्शंस है। हमारा सेल डिफरेंट फंक्शंस शो करता है। जैसे बैक्टीरिया की बात करें यार तो वो क्या होता है, यूनिसेलुलर, और उसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक भी होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, क्या पता है आपको? नहीं पता है तो बेसिक डिफरेंस किससे हम डिसाइड करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये मेजर डिफरेंस हम शो करते हैं। और भी बहुत सारे मेजर डिफरेंस है, ठीक, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है,
या फिर सॉरी प्रो मैं चला गया प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस है। हालांकि मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है यार, डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, बहुत गर्मी है यार। ठीक है, तो हमारा सेल कौन सा है, मल्टी सेलुलर। तो हमारा सेल परफॉर्म करता है बहुत सारा फंक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स के पास, या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्रेन के पास। जैसे हम पढ़ते हैं ना, एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन, AFFERENT एफरेंट न्यूरॉन और EFFERENT इफरेंट न्यूरॉन। दोनों का काम अलग अलग है। एक क्या करता है, जो एफरेंट न्यूरॉन होता है वो क्या करता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से इंफॉर्मेशन को लेके आता है किसके पास, ब्रेन के पास। और इफरेंट न्यूरॉन्स जो होता है वो क्या करता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है ब्रेन से किसके पास लेके जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास। तो न्यूरॉन्स का एग्जांपल हो गया क्या। फिर नेफ्रॉन की बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का, मैंने बताया। तो वो क्या करता है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से। कोई पूछे आपसे, एक और क्वेश्चन आ गया, देखो कोई आपसे पूछे कि हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को अगर बाहर निकालना है तो कौन काम करता है, तो वो नेफ्रॉन ही है जो हेल्प करता है किसमें, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में। तो यहाँ पे साथ बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, उसके वजह से मामला रुक गया था। मैं क्या बोल रहा था कि हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कौन करता है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का और एक खास बात क्या यार कि नेफ्रॉन क्या था, नेफ्रॉन था हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो लिख लेते हैं कि नेफ्रॉन का काम क्या है, रिमूव नाइट्रोजनस बेस, सॉरी नॉट बेस, वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कौन करता है, आपका ये नेफ्रॉन, जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट है। हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं, वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर चल रहा होता है। कुछ कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, कुछ एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। कैटाबॉलिक किसको बोलते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ टूट रहा होता है, और एनाबॉलिक किसको बोलते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ बन रहा होता है। तो आवर सेल्स परफॉर्म वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस सच एज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे के सारे ब्रेकडाउन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है आपका। ठीक है, हो एक सेकेंड, ठीक। तो ये बात रही किसकी, नेफ्रॉन के बारे में। और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनके बाद क्या है, एनर्जी रिलीज होता है, और सेल हमारा बहुत सारा एंजाइम्स भी सिंथेसिस करता है, न्यू मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है। किस चीज़ के लिए, हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए। देखो ना यार, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं। और एक खास बात क्या है कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं ना, इन सारों को चलने के लिए किसकी जरूरत है, एंजाइम्स की जरूरत है। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। सेल चैप्टर से एक और जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वो है आपके सेल थ्योरी से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले बात आती है कि ये सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट लाया कौन। देखो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर आपने पहले से सेल थ्योरी को पढ़ रखा है तो क्या रुडोल्फ विर्चो साहब का नाम आ रहा होगा। मैं बता दूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि रुडोल्फ विर्चो साहब ने फाइनलाइज किया था कि हाँ ये फाइनल सेल थ्योरी क्या होगा। लेकिन पहले सेल थ्योरी किसने दिया, तो दो महानुभाव जो लोग थे उन्होंने दिया, एक थे स्लाइडेन और एक थे स्वान। 1838 में मथाइस स्लाइडेन, जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट हैं, कौन, मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेल थ्योरी की बात कर रहा हूं, किसकी, सेल थ्योरी की। और इसमें
सबसे पहले 1838 में कौन एक जर्मन बोटेनिस्ट, कहाँ के बोटेनिस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो मथाइस स्लाइडन थे वो कहाँ के थे, तो आप क्या बोलोगे कि ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। जर्मन बोटेनिस्ट जिनका नाम क्या था यार, मथाइस स्लाइडन, सॉरी मथाइस स्लाइडन। इन्होंने क्या किया था, मैंने गलत लिख दिया क्या, मथाइस स्लाइडन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले किसका, सेल थ्योरी का, और किस पे, प्लांट पे या फिर एनिमल पे। आपको क्या लगता है, एनिमल पे? गलत लग रहा है आपको। इन्होंने किस पे दिया, ऑन प्लांट। किस पे, ऑन प्लांट्स। इन्होंने प्लांट्स पे स्टडी करके सेल थ्योरी दिया, और इसके बाद इन्होंने बताया क्या कि ये जो हमारे प्लांट्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेल से बने हुए हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, कौन, स्वान, 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। देखो यार, नाम में ही बोटनिस्ट लग गया, मतलब कि प्लांट की बात हो रही होगी। और जब मैंने बोल दिया कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, इसका मतलब उन्होंने किस पे काम किया, किस पे, एनिमल पे। तो 1839 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट आए, कौन, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट आए। और ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन थे, स्वान साहब थे। स्वान साहब ने 1839 में जूलॉजिस्ट जब वर्ड यूज कर दिया तो मतलब ये किस पे काम किए थे, एनिमल्स पे। किस पे, एनिमल्स पे। और खास बात ये है कि इन दोनों से बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट का कहना क्या था, इन दोनों का कहना ये था कि चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, सारे के सारे किससे बने हुए हैं, मेड अप ऑफ सेल्स। क्या, मेड अप ऑफ सेल्स। किससे बने हुए हैं, ये सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं। लेटर ऑन कौन आया, बाद में हमारे रुडोल्फ विर्ट्जो साहब आए। कौन आया बाद में, रुडोल्फ विर्ट्जो साहब आए। और इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बस एक्सप्लेन कर दिया क्या, कि जो नए सेल आ रहे हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। मतलब कि पहले जो सेल था, जो नया सेल आ रहा है वो पहले वाले सेल से ही आ रहा है। तो बस उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किससे, पहले जो सेल है उससे आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आ रहे हैं। कौन, मैंने शुरू में ही आपको बता रखा है कि सेल के पास इंडिपेंडेंटली डिवाइड करने का खतरनाक वाला कैपेसिटी होता है, तो ये नहीं भूलना है आपको, ठीक है। सेल हमेशा क्या है, डिवाइड कर सकता है। यार बात करते हो ना कि एक सेल से 2 सेल बन गया, 2 सेल से 1000 सेल बन गए, तो वो 2 सेल से 1000 सेल क्यों बने। अगर प्लांट सेल की बात करते हो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उनके पास क्या है, डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो बना किससे, अल्टीमेटली सेल से ही तो बना है यार। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक। तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है ना बस, ठीक। तो रुडोल्फ विर्ट्जो साहब ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो नए सेल्स है वो एराइज किससे हो रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। और इसको उन्होंने एक वर्ड दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या वर्ड नाम दिया इन्होंने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या नाम दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने बोला, रुडोल्फ विर्ट्जो साहब ने बोला। रुडोल्फ विर्ट्जो साहब ने क्या किया, तो रुडोल्फ विर्ट्जो साहब ने एक्सप्लेन किया कि जो नए सेल है वो किससे राइज हो रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज हो रहे हैं। इसको नोट करेंगे आप, फिर हम देखते हैं
कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस सेल थ्योरी का, नोट करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी, कि हमारे इस सेल थ्योरी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल थ्योरी कहना क्या चाह रहा था एक्चुअली। तो बात करते हैं उसकी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे सेल थ्योरी की। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सेल थ्योरी का क्या है, जो शुरू में मैंने बोला था क्या, कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल थ्योरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल थ्योरी। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यार, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किससे बने हुए हैं, सेल से। तो क्या लिखेंगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स, और वो कौन कौन, कॉमा देके ये भी लिख लेंगे कौन कौन, वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, किससे बने हुए हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स, किससे बने हुए हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से बने हुए हैं। तीसरा बात क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल थ्योरी में, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहने का मतलब यह है कि अभी तक शुरू से लेकर और रुडोल्फ विर्चो साहब तक जो हम लोग पढ़े ना, वही क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल थ्योरी। तो क्या, ऑल सेल्स arise from pre-existing cells। तो यही बातें थी किसके बारे में, हमारे इस सेल थ्योरी के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में, कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। मैंने शुरू में ही आपको क्या बोला कि अगर डिफरेंस की बात करोगे आप, इसको आप नोट कर लेंगे, पॉज करके हट गया हूं मैं, पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे। जब बात करेंगे हम जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, तो मैंने शुरू में ही बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है, प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक्स का अगर और एक बात क्या था यार, कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों एब्सेंट थे किसमें, प्रोकैरियोटिक्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में दोनों के दोनों अच्छे तरह से प्रेजेंट है। एग्जाम्पल की आप बात करते हो, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट्स, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोकैरियोट्स। तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है किसके किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, ब्लू ग्रीन अल्गी के बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में, और पीपीएलओ के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का मतलब क्या है यार, मैं आपको एक बार यहां पे लिख देता हूं, प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल, प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल लिख दूं कौन कौन सा, बैक्टीरिया, बीजीए का मतलब क्या हो गया, ब्लू ग्रीन अलगे, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के बारे में यार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है क्या आपको, कि ये सेल वॉल लैक करता है, माइकोप्लाज्मा, और फिर पीपीएलओ, जिसको और हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये सारी बातें किसकी हो रही हैं, प्रोकैरियोटिक्स की हो रही हैं। ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, प्रोकैरियोट्स को, इसीलिए द सेल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज आल्सो नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये सेल्स छोटे होते हैं साइज में और बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे कंपैरिजन में प्लांट्स, हायर वर्टिब्रेट्स या और प्लांट्स के कंपैरिजन में ये जो हमारे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन अलगे, वायरस वगैरह जो भी है ना, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स की एक और खास बात क्या हो गई यार, कि इनमें
मेम्ब्रेन बाउंड, पहले तो सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। देखो अगर प्रोकैरियोट का याद हो गया तो यूकैरियोट अपने आप डिसाइड कर लोगे, जो इसमें एब्सेंट है वो उसमें प्रेजेंट होगा और जो इसमें प्रेजेंट है वो उसमें एब्सेंट होगा। और खास बात क्या कि ये छोटे होते हैं साइज में, स्मॉल इन साइज, ठीक। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। एक बार इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस बोथ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो जब प्रोकैरियोट्स में ये दोनों के दोनों एब्सेंट है, इसका मतलब यूकैरियोट्स के अंदर ये दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे कुछ यूकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम सेल्स के पार्ट के बारे में बात करेंगे, नोट करेंगे इसको। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में हम बोल रहे थे। प्रोकैरियोट्स की एक और खास बात क्या है यार कि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि कौन ऐसा प्रोकैरियोट है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको याद हो, मैंने क्या बोला था माइकोप्लाज्मा के बारे में कि ये एक एक्सेप्शन है, इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन याद रखेंगे क्या कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एक माइकोप्लाज्मा है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपका एसएससी का एग्जाम हो, आईसीआर हो, नीट हो, सब में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इजी है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। बात करें अगर हम यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, प्रोटिस्टा आ जाएगा, प्लांट आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगा और एनिमल। लिख लेते हैं एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स में कौन कौन से आएंगे आपके, यूकैरियोट्स में कौन कौन से आएंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मार्कर थोड़ा यार बहुत ज्यादा पतला नहीं चल रहा। तो कौन कौन से आ जाएंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएंगे किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। और ये जो है इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। तो जैसे मैंने प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या लिखा है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, वैसे ही मैं क्या बोल रहा हूं कि यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। और मजेदार बात क्या है कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा जो कि सेपरेटेड होगा किससे, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है, और जब न्यूक्लियस है ही नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो बात आएगी ही नहीं। फिर मैं बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं ये लाइन कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो याद होना ही चाहिए, क्वेश्चन तो आपका यहीं से पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में। ह्यूमन सेल के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, ह्यूमन सेल की स्ट्रक्चर का बात करेंगे। देखो कोई भी सेल है ना, उस सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर तो प्रेजेंट होता ही है। अगर तुम प्लांट के सेल की बात करो तो प्लांट के सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम कर रहा है। लेकिन अगर एनिमल सेल की हम बात करें तो एनिमल सेल के ऊपर जो आउटर कवरिंग होता है उसका वो कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ह्यूमन सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और कोई लेयर नहीं होता है, कोई सेल वॉल नहीं होता है, ठीक। इसीलिए तो जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ते हैं और वहां पे एक एग्जांपल देखते हैं क्या कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम ह्यूमन सेल्स को रखते हैं तो ह्यूमन सेल एक टाइम के बाद बर्स्ट कर जाता है, लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करता है। और रीजन भी आपसे पूछा जाता है कि अच्छा बताओ क्या रीजन है कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी एनिमल सेल या फिर किसी ह्यूमन सेल को रख देते हैं तो वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, लेकिन प्लांट सेल को जब रखते हैं तो वो क्यों नहीं फटता है।
आने वाले वीडियोस में इसकी बात करेंगे। रीज़न होता है कि प्लांट सेल के पास, प्लांट के सेल वॉल के पास कैपेसिटी होता है कि अंदर के वाटर के प्रेशर को बैलेंस कर देता है, जिसके वजह से फटता नहीं है। लेकिन हमारे एनिमल सेल के अंदर ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, सॉरी वॉल तो है ही नहीं, सेल वॉल तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो घंटा का फोर्स लगेगा जब सेल वॉल ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा सेल क्या कर जाता है, बस्ट कर जाता है। यूकैरियोट, देखो यार ये वर्ड जो है ना यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स कहने का मतलब ये हायर ऑर्गेनिजम्स, और हायर ऑर्गेनिजम्स के सेल सराउंडेड होते हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आखिर क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो बना किससे है, क्या लिपिड से बना है, या फिर प्रोटीन से बना है, या फिर कार्बोहाइड्रेट से बना है, या फिर फैट से बना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फैट्स और लिपिड कोई अलग अलग नहीं है, दोनों को सेम ही है। लिपिड्स बोलो या फिर फैट्स बोलो, बात वही है। ठीक, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे हुआ है, लिपिड एंड प्रोटीन से। किससे बना हुआ है, हमारा सेल है, मान लो ये सेल है कोई तुम्हारा, तो सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेल का मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और एनिमल सेल के लिए यही प्रोटेक्टिव कवरिंग का भी काम करता है। बना किससे है ये, किससे बना है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। किससे बना है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। लिपिड एंड प्रोटीन से कौन बना है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। और एक खास बात क्या है इस सेल मेम्ब्रेन की, कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, या फिर इसको और भी क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। क्या, सेलेक्टिव और सेमी परमिएबल है ये, परमिएबल। ऐसा वर्ड यूज क्यों किया गया कि सेलेक्टिव या फिर सेमी परमिएबल है। देखो हमारा सेल है, सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि जितने भी सारी चीजें हैं सेल के अंदर आ जाए और जिसका मन किया सेल के बाहर चला जाए, ऐसा कुछ नहीं चलता। सेल के पास भी गार्ड प्रेजेंट है। सेल का जो मेम्ब्रेन है ना, सेल के मेम्ब्रेन पे पोर्स होते हैं, और उन्हीं पोर्स के थ्रू जो भी मटेरियल हो, चाहे वाटर हो चाहे गैसेज हो, उसका एंट्री या फिर एग्जिट होता है। तो सेल का मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि किसको अंदर आना है और किसको बाहर जाना है। ऐसा नहीं है कि जिसका मन किया वो सेल के अंदर आ गया और जिसका मन किया वो सेल के बाहर चला गया। मतलब कि हमारा सेल अलाउ करता है सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर आने के लिए और सेल के बाहर जाने के लिए। तो इसका रीज़न मैं लिख देता हूं कि इसको सेलेक्टिव या फिर सेमी परमिएबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट अलाउज क्या, only certain molecules to enter the cell, while remaining left outside the cell। तो ये डिसाइड करता है कि कौन से सेल आएंगे अंदर और कौन से सेल जाएंगे बाहर। ठीक, हमारा लेकिन जो ये एनिमल सेल की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा जो प्लांट सेल है, हमारे प्लांट सेल के चारों तरफ क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लांट सेल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन का, तो आपने बोल दिया कि लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है। तो देखो यार, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो अंदर की तरफ इम्बेडेड होता है। ठीक, तो देखो डिटेल में तो बात नहीं कर, लेकिन अगले लेक्चर में मैं आपसे उस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में भी बात करूंगा। मैं यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू ऑफ सेल दे रहा हूँ कि जो सेल का मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है सेलेक्टिवली, या फिर उसको सेमी परमिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका रीजन मैंने दे दिया। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जो प्लांट सेल्स हैं उनके आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। और फिर बात आती है कि वो सेल वॉल बना किससे होता है, तो सेल वॉल पॉलीसेकेराइड से बना होता है, और उस स्पेशल पॉलीसेकेराइड का नाम क्या है, सेलुलोज। तो क्या बस सेलुलोज से ही सेल वॉल बना होता है? जी नहीं, वो पेक्टिन का भी हो सकता है, वो
सेलुलोज का भी हो सकता है, वो सेलुलोज प्लस पेक्टिन का भी हो सकता है, वो हेमी सेलुलोज का भी हो सकता है। तो लेकिन जनरली किससे बना होता है? सेलुलोज से। तो सेल वॉल के बारे में हम कुछ लिख लेते हैं। देखो डिटेल बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये जो सेल है वॉल है हमारा किससे बना होता है? मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। और उस पॉलीसेकेराइड का नाम क्या है? उस पॉलीसेकेराइड का नाम है सेलुलोज। क्या नाम है? सेलुलोज। तो क्या खास बात है यार इस सेलुलोज में कि उस सेल वॉल को बनाए रखा है? तो ये स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है किसको? सेल वॉल को। सेलुलोज क्या करता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू सेल। सेल वॉल जो होता है ना यार वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है। और एक खास बात याद आ गई क्या कि आपसे कोई पूछे कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, तो आप क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। लेकिन सेल वॉल कैसा होता है? हार्ड होता है और ये डेड होता है। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अब 9th क्लास में होगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा, बताओ कि कोई सेल अगर डेड कर गया है तो उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब होगा क्या? कोई सेल डेड कर गया है तो क्या उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब होगा? मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला कि सेल के मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं और उन पोर्स के थ्रू ही वाटर का एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज या फिर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। तो मैंने फिर क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट है किसका? सेल का। तो जब सेल डेड कर गया मतलब उसके जितने भी लिविंग सेल्स थे सारे डेड कर गए। तो जब लिविंग सेल ही डेड कर गया तो कोई एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। कोई गैसियस एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। कोई सब्सटेंसेस का ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। तो जब सेल डेथ कर गया इसका मतलब सेल का मेम्ब्रेन भी डेथ कर गया है, तो क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक, तो आज के वीडियो में यार बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस के बारे में। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं और डाउट पूछें, और फर्दर कोई क्यूरीज हो तो आप हमारे व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे ट्राई कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6201227303। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।